वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज दिसंबर 18th एंड वी विल सी टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। द फर्स्ट इशू इज फार्मर प्रोटेस्ट। इससे रिलेटेड है। इस पे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी हमने इस पे बात किया है। व्हाट इज़ न्यू थिंग इन दिस कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशंस पे सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रोटेस्ट है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ का विरोध करना। तो इसके बारे में हमने काफ़ी बात भी किया कि किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपको, वो आपको अधिकार देते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के तहत जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19, 21 ये सभी आपको अधिकार देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देते हैं। और अगर आपको कोई कानून के खिलाफ अगर आपको पिटीशन करना है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार है, ये मैंने कई बार आपको बताया भी है और आपने इसके आंसर्स भी लिखे हैं। और सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट ये भी ध्यान रखना है कि जब वो अपने अपने राइट टू प्रोटेस्ट को, फंडामेंटल राइट्स को एक्सेस करते हैं, तो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ राइट टू लाइफ, वो ना हो। रोड ब्लॉक करके, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है उनका ट्रांसपोर्ट बंद करके, दे कैनॉट ब्रीच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर पीपल, द अदर सिटीजन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चंस मैंने पूछे भी थे और आप सभी ने इसका आंसर्स भी लिखा था, जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। और जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ये था कि प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखा जाता है। अगर किसी भी कानून के बारे में या किसी भी एक्ट को लेके अगर प्रोटेस्ट करना हो तो व्हाट्स द बेस्ट वे, व्हाट शुड बी द राइट वे। तो हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं आर्टिकल्स को कोट करते हुए, एंड इट्स रियली गुड। बहुत सही आपने किया है, सही आंसर्स लिखे हैं। कल भी हमने इस बात में डिस्कस किया था। नाउ दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में किससे रिलेटेड है? ये इंडिया के नेबर से। नेबर कौन है? बांग्लादेश। सो बांग्लादेश से रिलेटेड है। इसके बारे में हमने पहले भी कवर किया था। और बेसिकली 1971 में जब बांग्लादेश बना था, आज़ादी मिली थी या अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान उसको बोलते थे उस समय, तो उसके 50 ईयर्स हो रहे हैं। तो जो पीएम है और जो बांग्लादेश की हेड है, दोनों के बीच में वर्चुअल लेवल ऑफ समिट भी हुई। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये इन्होंने रखा है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये रेल लिंक का, चिल्हाटी एंड हल्दीबारी जो रेलवे लिंक है, और 5वीं ऐसी रेलवे लिंक है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है, चल रही है। और एक और रेलवे लिंक बनने जा रहा है जो सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगा इंडिया में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश से हमारे कई इश्यूज़ हैं। जब भी आप इस तरीके की तैयारी करिए तो कई बिंदुओं पे करिए। सो दिस इज़ वन पार्ट। ये हो गया कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट का पार्ट हो गया। इसके साथ ही साथ अदर भी कई पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो एक कॉमन है दोनों देशों में। एंड देन लैंग्वेज इज़ कॉमन, जो इंडिया में वेस्ट बंगाल है उससे कॉमन है। एंड देन फुटबॉल इज़ ऑल्सो कॉमन। दिस इज़ सॉफ्ट पावर, दिस इज़ व्हाट वी नोन एज सॉफ्ट पावर। इंडिया की मूवीज़ जो है, बॉलीवुड मूवीज़, हिंदी मूवीज़, बांग्ला मूवीज़, वो भी काफ़ी वहाँ पे चलती है बांग्लादेश में। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये सब सॉफ्ट पावर है, कल्चरल कनेक्ट है। एंड उसी के साथ इकोनॉमिकल है, इकोनॉमी भी है दोनों के बीच में। और जो व्यापार है वो भी दैट इज़ ऑल्सो देयर बिटवीन टू कंट्रीज़। सो दिस इज़ द गुड पार्ट, एंड बोथ द कंट्रीज़ हैव गुड रिलेशन। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट, इस रिलेशनशिप में, इंटरनेशनल रिलेशन से बांग्लादेश के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक है ये जो बॉर्डर इश्यूज़ है। बॉर्डर इशू ये है कि इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं या काम के लिए आ जाते हैं। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि बांग्लादेश से जो काइंड ऑफ मिलिटेंट्स भी है या फिर जो गलत एलिमेंट्स है, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो कम टू इंडिया फॉर स्मगलिंग एंड ऑल। सो दैट इज़ सेकंड प्रॉब्लम। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। ये है कि स्मगलिंग होती है, चाहे ड्रग्स हो या फिर आपका गलत करेंसी हो, फेक करेंसी का रैकेट्स चलाते हैं बॉर्डर्स पे, बांग्लादेश से स्मगल होके आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है।
काफ़ी बड़ा एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है जिसमें दोनों डिफ़र करते हैं, वो कुछ एक्ट्स हैं, जैसे CNRC का एक्ट है, उसको लेके दोनों डिफ़र करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली द कम्युनल टेंशन इज़ देयर, ये एक इशू है। और आसाम में जो NRC हुआ, आसाम में NRC हुआ, उसमें से अराउंड 20 लाख लोग जो अलग हुए, उसमें जो लिस्ट में नहीं है, वो एक इशू है। तीस्ता वाटर को शेयरिंग को लेके एक पैक्ट तो बना हुआ है, लेकिन अभी तक वो फुल नहीं, फाइनल नहीं हुआ है। सो वाटर शेयरिंग इशू इज ऑल्सो देयर। सो इस तरीके के कई इश्यूज़ हैं अभी भी। सो दे आर गुड पार्ट्स, दे आर बैड पार्ट्स। तो इन सभी को आप जो बताया मैंने उनको नोट्स में लिख लीजिएगा, और कभी भी अगर क्वेश्चंस आते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप में, तो दोनों ही चीज़ें रहनी चाहिए। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम the problems are there, and how to solve the problems, how to solve these disputes. So this is very 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 important कि कभी भी आपसे क्वेश्चंस हो तो हर तरीके से उसको एनालाइज किया जाए। तभी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया किस तरह से एनालाइज करना है कोई भी टॉपिक को। तो इसी तरीके से आपको और भी जो पॉइंट्स हैं वो उसमें आप डालते रहिएगा। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमें सब वी नो कि 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ था, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसको लागू कराने के लिए 2021 सेशन से लागू कराने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने इसको अपोज़ किया है। उन्होंने अपोज़ ये किया है कि इसमें बिना टाइम लिए हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई चेंजेस हैं। स्कूल लेवल पे चेंजेस हैं, एंड देन देयर आर चेंजेस एट यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चेंजेस है? सो बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देंगे तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देंगे तो यू विल गेट डिप्लोमा, थर्ड ईयर पे आपको डिग्री, और फोर्थ ईयर पे और एडवांस आपको मिलेगा। सो अब प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर्स है उनका कहना ये है कि ये जो प्रोग्राम बनाया है, सर्टिफिकेट देना 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा देना, तो ये एक गलत मैसेज देता है और एक गलत सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है बच्चों को कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। बट सच्चाई ये है कि जब तक पूरा एजुकेशन पूरा ना हो, 3 इयर्स का, या पूरी ढंग से पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो, डिग्री ना मिले, तब तक एजुकेशन का कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा इन टीचर्स का कहना है। एंड इसीलिए इसमें टाइम देना चाहिए। ओके, सो कई वी नो NAP है उसको लागू करने के लिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कोई भी अगर प्रोविज़न है, कोई भी एक्ट है, नया बिल है, तो उसके फेवर में भी लोग होंगे, अपोजिशन में भी लोग होंगे, और उसका तरीका वही है कि वाइड कंसल्टेशन के साथ में अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कंसल्टेशन करके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उनमें सुधार लाया जा सकता है अगर कोई इशू है तो। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक आया था, फील किया गया था दिल्ली या नियर बाय एरिया में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था सिस्मिक जोन कौन कौन से हैं इंडिया के जो वल्नरेबल है, तो उसमें दिल्ली का जो पार्ट है वो भी था, दिल्ली एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, हिमाचल एंड इस टाइप का एरिया। तो आपने उसके आंसर्स भी लिखे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से नाउ इस क्वेश्चन को, इस फिनोमेना को आप इसको समझ सकते हैं। आप उस अपने आंसर्स को खोलिएगा और देखिएगा कि ये दिल्ली के आसपास का एरिया जो है वो कौन से सेस्मिक जोन में आता है, कितना वल्नरेबल है अर्थक्वेक को लेके। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन दिया मैंने और उससे ही रिलेटेड एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए है आपके पास कि सेस्मिक जोन आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कि नहीं दिल्ली का आसपास का एरिया, वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बनी रहती है, और उसके ठीक 1-2 दिन बाद आपको अर्थक्वेक फील करने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं पहले ही वार्न कर सकते हैं। पहले ही अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था तो आपको पहले ही मालूम था कि ये पार्ट जो है वल्नरेबल है, ये एक अलग टाइप के जो प्लेट्स है उस पर बैठे हुए हैं, और काफ़ी शिफ्टिंग प्लेट्स हैं, ये जियोलॉजी का पार्ट है ये। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक तरीके से, विच आर वेरी मूविंग प्लेट्स, सो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जो एपिसेंटर होता है, व्हाट इज़ एपिसेंटर? एपिसेंटर मतलब जहाँ पे वो पॉइंट है बेसिकली, तो इसलिए वहाँ से ट्रेमर्स जो है बाहर की तरफ वो ट्रैवल करते हैं, और जब वो ट्रैवल करते हैं
तो वो प्रॉब्लम जो उसके एरिया में आता है वहाँ पे डैमेज आपको देखने को मिलता है, भूकंप जहाँ से ट्रेवल करके बाहर की तरफ जाता है वो। सो ज्योग्राफी का ये इशू है, ज्योग्राफी ऑप्शनल हो या ज्योग्राफी आपका जनरल स्टडी हो, तो ये फिनोमेना आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये अर्थक्वेक कैसे, एपिसेंटर क्या है और रिक्टर स्केल क्या होता है। आई एम श्योर ये आपने पिछली बार लिखा था। अगेन आई विल आस्क यू कि व्हाट इज़ एपिसेंटर, हाउ डू यू मेजर अर्थक्वेक, और व्हाट इज़ रिक्टर स्केल क्या है, और क्या क्या स्केल्स यूज़ हो सकते हैं अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज़ आप को क्वेश्चंस में दे रहा हूँ उसको टाइमली आप आंसर करिए, एंड देन उसको आप देखेंगे कि आप उसको जो नॉर्मल लाइफ में है या डे टू डे लाइफ में यू विल फाइंड इट्स यूज़। ओके, नाउ ये इशू है जो स्टबल बर्निंग को लेके है, एंड आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया था पॉल्यूशन को लेके कि किस तरीके से स्टबल बर्निंग जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद की कमेटी बना दी थी और ये कहा था कि जो एनसीसी के बच्चे हैं उन सबको इन्वॉल्व करेंगे जो कि स्टबल बर्निंग को रोकेंगे। तब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो अपने लेवल पे इसको काम करेंगे। बट ऑब्जर्वेशन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो सेंट्रल कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वो सही काम नहीं कर रहा है स्टबल बर्निंग को लेके। नाउ माय क्वेश्चन इज सिंपल, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या इसमें हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाउ मच डेंजरस इज दिस स्टबल बर्निंग, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच हैज़ बीन टेकन इन रिसेंट पास्ट। मतलब जो स्टबल बर्निंग है, पराली जलाना जिसे कहते हैं, ये किस तरीके से हानिकारक है, और क्या क्या इसके लिए जो स्टेप्स है वो उठाए गए हैं। तो ये आप लिखिएगा, आंसर में आप इसको लिखिएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप यू डू योर रिसर्च एंड राइट इट, क्योंकि बहुत इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें कॉग्निजेंस लिया हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड या इसके आसपास क्वेश्चंस यू विल गेट फॉर श्योर, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट important is our editorial is opinions part. We'll take the first one. पहला जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से है, इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन, और इस बार जो कंट्री है वो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इसको हमने कई बार बात किया है, आई विल समराइज इट, इसको डिस्कस करते हैं क्या है। ये राइटर जो है वो कह रहे हैं कि यूके एग्जिट कर रहा है ईयू से, मतलब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा है, जिसको कि ब्रेक्सिट बोलते हैं, और वो दिसंबर 31 तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट है, बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट है, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि जो यूरोपियन यूनियन से बाहर वो ट्रेड डील करे, जिससे, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का फ्री एरिया मार्केट जो था उससे जो यूके है वो बाहर हो गया है। तो यूके को क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड को, कि ट्रेड डील करनी पड़ेगी अलग अलग कंट्री से। और इसीलिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, वो दिल्ली में आए थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनकी वो होंगे चीफ गेस्ट होंगे हमारे रिपब्लिक डे के लिए। और जो मोदी है वो यूके ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट ईयर G7 की मीटिंग के लिए, और क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग है COP26 वो कंडक्ट होने वाला है उसके लिए। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया और यूके वो 2004 का एक इंडिया यूके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, मिशन है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये है कि यूरोपियन जो ब्रिटेन है, देखिए इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था एक दिन कि यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड क्या है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कभी ब्रिटेन यूज़ हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटेन यूज़ किया है, एंड देन यू विल सी एट द टॉप यूके इज़ बीइंग यूज्ड। सो आपको ये ध्यान रहे, जिसने आंसर नहीं किया था वो आज आंसर करेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आंसर करेंगे, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज दिस बिकम वेरी कन्फ्यूजिंग। तो फिर एनीवे वी विल कम टू मेन पॉइंट ये है कि
ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। नाउ अभी तक 20 ट्रेड डील्स कर लिया है। किस किस के साथ में? अमेरिका, यूएस के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ और बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। और इंडिया के साथ भी ये चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो आई एम श्योर यू नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स मिलती है। तो एक तो ये पहलू है, इकोनॉमिक पहलू है, इकोनॉमिक है। एंड द नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन इन वैक्सीन, इन कोरोना वायरस वैक्सीन में कोलैबोरेशन। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूके से एंड सेरम इंस्टीट्यूट इंडिया से, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर द वैक्सीन। सो वैक्सीन कोलैबोरेशन इज देयर, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इज देयर। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंट पास्ट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी ट्रैवल किए थे, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, वो भी ट्रैवल किए थे इंडिया में। लेकिन जो पार्टनरशिप बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। क्या इश्यूज़ हैं दोनों के बीच में? इश्यूज़ हैं कि कुछ जो फ्यूजिटिव है, मतलब जो इंडिया में सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं, वो इंग्लैंड ने से एक्स्ट्राडिशन उनका नहीं हो पाया, जिसमें कि विजय माल्या ऑल्सो देयर वन पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि इंडिया में कुछ जो लॉज बनते हैं उसका यूके में प्रोटेस्ट करते हैं आके, इंडिया के जो हाई कमीशन है वहाँ पे आके। फॉर एग्जांपल सीए के टाइम पे हुआ था, आर्टिकल 370 के रिमूवल पे हुआ था, और अभी फार्मर लॉ पे भी जब इस हुआ है तो उस पे हुआ है। तो जो वहाँ के यूके के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो यूके पॉलिटिक्स का ही पार्ट बन जाती है बिकॉज ऑफ डायस्पोरा, मतलब जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं उनकी वजह से यूके पॉलिटिक्स का ही पार्ट बन जाते हैं। मतलब यूके में भी कुछ ऐसे इंडियंस हैं जिनके रूट्स जो हैं, फोर फादर्स ग्रैंड फादर्स इंडिया में रहते थे, अब वो जाके वहाँ के सिटीजन बन गए हैं और वहाँ से चुन के फिर वहाँ के संसद में भी है। तो वो इंडिया में जो होता है उसको वहाँ पे रेस करने की कोशिश करते हैं। बट इंडिया इज़ वेरी क्लियर कि ये इंडिया का इंटरनल रिलेशंस है, और इंडिया की इंटरनल रिलेशन या इंटरनल इश्यूज़ को कोई रेस नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज़ अ सॉवरिन कंट्री। संविधान हमारा पहले ही लाइन पे कहता है कि इंडिया इज़ अ सॉवरिन कंट्री एंड इंटरनल अफेयर्स में कोई भी किसी को अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। ना क्वेश्चन मेरा इसी से है, माय क्वेश्चन इसी से है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी इंग्लैंड में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इज़ फाइन, प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने इंटरनल इश्यूज़ आप दूसरी जगह जाकर सेटल कर रहे हैं। सो दैट्स द क्वेश्चन कि जो इंडियन डायस्पोरा है, एक टाइम था कि हम कहते थे कि भारत के लोग बाहर है तो उससे काफ़ी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बट ये भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि यही इंडिया के लोग बाहर जब विरोध करते हैं तो उससे बैड नेम भी आता है जब इंटरनल इश्यूज़ को लेके। तो इस पे ये क्वेश्चन ये है कि इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारत के जो लोग हैं, एनआरआई हैं, ओसीआईज हैं, इनसे ये इट्स अ डबल एज सोर्ड, मतलब दो धारी तलवार है, जिसके कि फ़ायदे भी है नुकसान भी है। इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडिया के लोग जो बाहर रह रहे हैं, ये दो धारी तलवार है। एंड ये इसके फ़ायदे भी हैं, देयर इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायस्पोरा इन डिफरेंट कंट्रीज़। इस पे आपको कमेंट करना है। ये एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो इसी लाइन पे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, लेकिन इसी लाइन पे आप क्वेश्चंस आप 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी या कोई भी अगर इस तरीके का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। और आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीज़ें तो इंडिया को अच्छे टर्म्स में भी रख सकते हैं, एंड देन इट कैन ब्रिंग बैड नेम ऑल्सो टू द कंट्री कि यार इंडिया के, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अमेरिका में कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़ में, तो एक मैसेज जाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में किसी इशू को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड मैसेज। और वही अगर अच्छा कोई जाए चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो, फेवर में हो, फॉर एग्जांपल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उसके लिए लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो दैट इज़ वन पार्ट किया इंडिया इज़ डूइंग गुड, अच्छे इंडिया इज़ टुवर्ड्स डेवलपमेंट। बट कोई बुरी चीज़ के लिए वहाँ प्रोटेस्ट होता है तो ये होगा। और जैसे जैसे ये आने वाले सालों में ये चीज़ें बढ़ेंगी,
तो इस पे आपको आंसर लिखना है कि ये कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि इंडियन, पहले तो आप लिखेंगे कि इंडियन डायोस्फोरा है, उसके फ़ायदे और नुकसान भी है, तो वो उसमें तो यही चीज़ें हैं जो मैंने बताई, और थोड़ा और अपने एंड से रिसर्च करिए। एंड देन सेकंड इज़ व्हाट इंडिया कैन डू टू टैप दिस सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के लिए इंडिया क्या कर सकती है इसको टैप करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई आस्क यू, तो इसको पूरा दिमाग लगाइएगा एंड देन यू राइट इट कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बांग्लादेश का भी एग्जांपल दिया कि बांग्लादेश में जब बॉलीवुड मूवीज़ चलती है, क्रिकेट टीम हमारी वहाँ पे जाती है, वहाँ जीतती है, तो एक अलग टाइप का मैसेज जाता है कि नहीं, इंडिया इज़ ए पावरफुल कंट्री, जो कि यहाँ पे आके चाहे क्रिकेट हो, चाहे मूवीज़ हो, पिक्चरों के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू इंडिया अच्छा कर रहा है। इंडिया एक ताकतवर पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो, और सॉफ्ट पावर किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप अमेरिका के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपका पिज़्ज़ा हो, बर्गर्स हो, ये सब कंपनियां यहाँ पे काम करती है, तो वो आप कंज्यूम करते हैं, उनका फूड आप कंज्यूम करते हैं। फिर उनके जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो इंडिया में अपनी शॉप खरीद करते हैं और इंडिया के लोग उनको ख़रीदते हैं। या अमेरिकन मूवीज़ आप देखते हैं और सीरीज़ आप देखते हैं, टीवी शोज़ आप देखते हैं, म्यूज़िक आप सुनते हैं, तो ये सभी अमेरिका के सॉफ्ट पावर की जीत है। अमेरिका लड़ाई करके इंडिया पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पाया है, लेकिन उसने अपने सॉफ्ट पावर की वजह से इंडिया में काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस है। और हम जो है अमेरिका के लिए लोग काफ़ी वैसा रहते हैं कि हम समझते हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका की इतनी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, और वो सारी चीज़ें क्या है, वो हथियार से या कोई मिसाइल या कभी बॉम्ब नहीं गिराया इंडिया पे अमेरिका ने, लेकिन उनका इतना इन्फ्लुएंस है इसलिए क्योंकि उनका कल्चर वगैरह से हमारे लोग, सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहते हैं कि अमेरिकन पिक्चर देखें, इंग्लिश पिक्चर देखें, इंग्लिश कपड़े पहने, इंग्लिश स्टाइल के, और वहाँ का जो फास्ट फूड है उसको कंज्यूम करे, इंग्लिश अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे पढ़ने जाए, अमेरिका में काम करने जाए। तो ये सभी पोजीशन अमेरिका ने बनाई है सॉफ्ट पावर की वजह से। तो ये सॉफ्ट पावर होता है, कल्चरल पावर होता है किसी भी कंट्री का। और यही इंडिया जब बांग्लादेश, नेपाल में जब इन्फ्लुएंस करता है, तो वो सॉफ्ट पावर की वजह से, नेपाल को हमने गन से अपने कंट्रोल, अच्छे रिलेशन नहीं है कि गन या हमारी आर्मी वहाँ पे हमें अच्छे रिलेशन दिला रही है, हमारा सॉफ्ट पावर दिलाता है। नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, ये अच्छे रिलेशन उससे भी होते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसको आप एनालाइज करिए कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों से, एंड इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर आर्टिकल, दिस इज़ रिगार्डिंग यूएस सैंक्शन। अमेरिका से रिलेटेड है, ये अमेरिका से रिलेटेड है, और इसमें अपडेट ये है कि टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, याद रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये ख़रीदा है। एंड अमेरिका ने जो टर्की है उस पर सैंक्शन लगा दिया है। सैंक्शन का मतलब ये है कि उनका एक्ट है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो कि 2017 में पास किया गया था। और कोई भी कंट्री जो रशिया से सामान खरीदती है तो उसको डिस्करेज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस जो है अमेरिका वो लगाता है। तो उसी सैंक्शंस के तहत F-35 जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये राइटर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ज़बरदस्ती कंट्रीज़ को धमका रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो सॉवरिन कंट्री है वो किसी और देश के साथ भी अगर बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका उनको फोर्स कर सकता है कि नहीं आप हमसे ही बिजनेस करिए, या उस कंट्री के साथ बिल्कुल ही आप कोई बिजनेस ना करिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टर्की है वो नाटो का सदस्य है, इम्पॉर्टेंट मेंबर है। अब एक और चीज़ है कि रिसेंट डेज में जो टर्की है, टर्की और ग्रीक के बीच में मेडिटेरेनियन सी में काफ़ी डिस्प्यूट बना रहा, और उसके बाद जो फ्रांस के साथ भी टर्की का डिस्प्यूट है। सीरिया, लीबिया, इन इश्यूज़ पे रशिया के साथ जो टर्की है उसके मतभेद थे। नगरवा काराबा यहाँ पे भी डिस्प्यूट था, जो कि भी अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में भी जो टर्की जो था वो अज़रबैजान का साथ में था और रशिया आर्मेनिया के साथ में था। इससे रिलेटेड वीडियो भी है जो मैंने इस चैनल पे डाला है, अज़रबैजान आर्मेनिया लड़ाई, तो आप वो देख सकते हैं कि क्या लड़ाई थी वो।
बट द पॉइंट इज़ कि इतने डिफरेंसेस के बाद भी जो टर्की है वो रशिया से जो हथियार है या डिफेंस सिस्टम है वो ख़रीदा उसने। तो ये शो करता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है इट इज़ बैक फायरिंग, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती उस पर लगाएगा, सैंक्शन लगाएगा टर्की पे, तो वो क्या करेगा कि टर्की को रशिया के और क्लोज़ कर देगा और क्लोज़ कर देगा। और दूसरा ये है कि इस तरीके का अगर सिस्टम है कि अगर आप हमसे ही सामान खरीदिए और रशिया से खरीदेंगे तो हम आपका नुकसान करेंगे, तो इससे जो है अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि सामान तो नहीं खरीदेंगे और फ्यूचर में भी रशिया के क्लोज होते चले जाएंगे। तो ये एक पॉलिसी है जो अमेरिका को सोचनी पड़ेगी। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाटो का सदस्य है, उसके बावजूद भी जो ग्रीस है उसके बावजूद भी टर्की जो है वो चला गया रशिया के साथ में। So this is very important development. Now, my question is, what is NATO? ये क्या है, कब इसका गठन हुआ था? आई एम श्योर आपको आंसर मालूम होगा, बट देन ऑल्सो आई एम आस्किंग यू नाटो क्या है और कब इसका गठन हुआ था, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। सो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बताया, जो अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मेडिटेरेनियन सी में क्या डिस्प्यूट था। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ज़्यादा हम अब इसमें बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। आई एम श्योर आप सभी समझ गए होंगे एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें। अगर कुछ भी आपको अगर डाउट है एग्रीकल्चर में स्टिल, तो आप पुराना वीडियोस देखिए, और नहीं तो आप कमेंट में लिखिए अगर आप इसमें से और भी कुछ समझना चाहते हैं, समझना बाकी है। तो इन जनरल चीज़ें हैं, वही चीज़ें अब रिपीट होती रहेगी कि मैंने आपको कई बार बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से बता रखा है और आप सबने आंसर्स भी लिख चुके हैं अब तक इसमें। ओके, ये है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये भी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसको परसों ही हमने कवर किया था, उससे पहले भी कई बार कवर किया था। दो तीन चीज़ें बस याद रखिए, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये NFHS आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आई है, और इसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बताई गई है, वेस्टिंग और स्टंटिंग की प्रॉब्लम बताई गई है, और कई जो स्टेट्स हैं वो पीछे हैं, और कुछ स्टेट्स हैं लाइक बिहार, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है पिछली बार के हिसाब से। और इसको काउंटर करने के लिए पोषण अभियान या बाकी जिस तरीके के अभियान है वो चल रहे हैं। पोषण या अभियान पे मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, तो इफ़ यू डोंट नो पोषण अभियान, आपने आंसर नहीं किया तो आप ज़रूर आंसर करिए कि व्हाट इज़ पोषण अभियान, डू आंसर दैट क्वेश्चन। सो यही है। और दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, फूड एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सो ये मैंने आपको बता दिया है। कोई अगर डाउट हो इसमें तो आप मुझसे ज़रूर आप पूछिएगा। अब दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल ये है कि कर्नाटका में एक प्लांट का इनाग्रेशन हुआ। ये क्या प्लांट है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, बिदाडी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है 11.5 मेगावाट का। और ये करता क्या है, ये मैं बताता हूँ करता क्या है। कि जो कचरा होता है, बेसिकली वेस्ट होता है, करता क्या है कि इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए 600 टन पर डे का। अब एक समझिए, बेंगलोर में 5000 टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 2500 टन तो ऑर्गेनिक है, तो वो तो ख़त्म हो जाता है। 1000 टन जो है वो इनर्ट मटेरियल स्वीपिंग वेस्ट होता है, और 1500 टन जो है इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो इस इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है, इस इनऑर्गेनिक मटेरियल में जो वेस्ट है, जो कचरा निकलता है, 1500 टन, उसमें बैड क्वालिटी प्लास्टिक होता है, यूज्ड क्लोथ पीसेस, कपड़े होते हैं, एंड इनको प्रोसेस करके रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल RDF बनाया जाता है। RDF के रूप में इनको प्रोसेस किया जाता है, और जिनका कैलोरीफिक वैल्यू 2500 किलो जूल पर केजी है, और जो कि यूज़ हो सकती है स्टीम एनर्जी बनाने के लिए, और उस स्टीम एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे जो है कोल वगैरह की जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जो है ऐसे प्लांट्स की मदद से जो कि वेस्ट है, जो कचरा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी में बनाने के लिए, और इस तरीके से प्लांट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके का नाउ आवर नेक्स्ट कमेंट विल बी कि यार क्यों ना हम हर शहर में इसी को लगा इस तरीके का प्लांट। बट इसका वही प्रॉब्लम है इसमें कि जो कचरा है वो हर जो
स्टेट्स है या हर सिटीज़ में वो कॉमन नहीं है। कचरे का स्वरूप बदल जाता है, वेस्ट का स्वरूप बदल जाता है, इसीलिए जो प्लांट है उसको ट्वीक करना पड़ता है बार बार। बट इन एनी केस दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग और ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने तभी आपको ये बताया कि ये प्लांट आपको याद रहे। और मैंने आपको क्वेश्चन ही पूछा था कि बीच में कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे कैसे हम इस चैलेंज को मीट कर सकते हैं। तो उस चैलेंज में दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विल हेल्प यू। ये आपके नोट्स में होना चाहिए कि इस तरीके का प्लांट्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड। ये नाम याद रहे, एग्जांपल जब भी देना हो आप नाम और प्लेस के साथ दे सकते हैं। बिदादी है, केरला कर्नाटका है, कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ है और ये वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनर्ट काइंड ऑफ वेस्ट हैं, इनऑर्गेनिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, अगर और भी चीज़ें चाहिए तो उस आर्टिकल से आप ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश में फार्मा प्रोजेक्ट साइट है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो कुछ यूनियंस हैं उन्होंने जाके तोड़फोड़ किया है, रकस क्रिएट किया है, वायलेंस किया है। आई हैड आस्क यू वन क्वेश्चन, अपने आंसर्स आपको करना है। वो मैंने किया था कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। जो विस्ट्रॉन का हुआ था, बेंगलोर के पास विस्ट्रॉन कंपनी में जो तोड़फोड़ हुई थी, वायलेंस हुआ था, उसी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें दो फाइंडिंग है। एक तो फाइंडिंग ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने गलत किया तोड़फोड़ करने से, उससे वो एप्पल का सेंटर था, आईफोन का, और आईफोन के सेंटर में अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो बहुत ही ख़राब मैसेज जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि आईफोन इज़ अ ग्लोबल ब्रांड। और एक तो हमारे यहाँ पे कंपनीज आती नहीं है, एक तो कंपनी आती है तो उसमें जाके तोड़फोड़ कर दो, तो जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, इतने लोगों को जो रोज़गार मिला 10,000 लोगों को, सबकी नौकरी चली जाएगी। अब लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि 3-4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, तो ये भी गलत है कि कंपनी आ रही है, नौकरी दे रही है, लेकिन उस नौकरी का क्या फ़ायदा कि सैलरी नहीं मिल रही। और आईफोन जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी अगर सैलरी नहीं देगी 3-3 महीने, तो फिर फ़ायदा ही क्या इतनी बड़ी कंपनी आने का। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो है बैलेंस कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस दिस। तो इसके लिए मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि जो बेसिक है मिनिमम वेजेस एक्ट का, कि बेसिक क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, या जो एक लेबर लॉ पे मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसको आप देखिए, वो लेबर लॉ का वीडियो, एंड देन थोड़ा माइंड अप्लाई करके इसको लिखिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल इंसिडेंस कि आप एप्पल आईफोन जैसे ब्रांड में जाके तोड़फोड़ कर दे रहे हैं। सो इससे बहुत ही डैमेज होता है कंट्री का नेम भी, और बाकी कंपनीज भी, देन दे विल बी वेरी स्केर्ड कि आने से वो डरेंगे। तो एज अ सिटीज़न या एज अ ऑफिसर, जो भी फ्यूचर ऑफिसर आप सभी हैं, तो उसको एनालाइज करिए कि इसमें हम क्या कदम उठा सकते हैं। बेसिक कदम, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 पॉइंट्स भी लिख दें कि ये करने की ज़रूरत है, दिस इज़ हाउ टू बैलेंस, कि कोई कंपनी सेटअप हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कंपनी में कौन कौन से बेसिक नियम, वो 3-4 एक्ट्स हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है और बाकी, तो उनको फॉलो किया जाए। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मान लीजिए अगर डिस्प्यूट है तो क्या होना चाहिए, डिस्प्यूट अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट है तो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे उसको अपील करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको आंसर करिए कम से कम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आई हैव आस्क यू। अगर इसको टेक योर टाइम, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, बट इसको एक बार आपको लिखना है एंड देन आपको हरदम याद रहेगा। और ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत जगह लोगों के जॉब लॉस हुए हैं। तो जॉब लॉस होने की वजह से कई बार आदमी पैनिक होता है, पैनिक में आदमी क्रिएट करता है। तो क्या होना चाहिए, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वेयर इज़ द सिक्योरिटी फेलियर भी है, कैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है। आईफोन जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, आईफोन जैसी बड़ी कंपनी है, और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों नहीं है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। आप सभी इसको आंसर करिएगा और एनालाइज करिए। आई वांट यू टू एनालाइज, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया, आपने आंसर्स में भी लिखा है, तो अगेन आई विल रिपीट इट।
क्या है ये है कि एक स्कीम चलाई गई थी कोरोना के टाइम पे। क्या स्कीम चलाई गई थी? फ्री फूड ग्रेन देने का, फ्री में राशन देने की स्कीम चलाई गई थी। और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे कहा गया है कि मैंने आपसे बार बार पूछता रहता हूँ कि कमेटीज़ कितनी कितनी प्रकार की कमेटीज़ होती है। अगेन आई विल आस्क यू कि कितने टाइप की कमेटीज़ होती हैं। तो ये है स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने ये कहा है कि जो एक फ्री राशन, फ्री अनाज देने का शुरू हुआ था, वो कंटिन्यू रखा जाए। कोरोना के टाइम पे जो शुरू हुआ था, इसको बोला गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये याद रहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुई थी, मार्च में शुरू किया गया था। और उसमें 80 करोड़ जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो लोग कवर किए गए थे। और इसमें यह था कि प्रत्येक घर में, ईच हाउस होल्ड, मतलब प्रत्येक घर में, परिवार में 5 केजी चावल और राइस या फिर वीट पर महीने मिलेगा और 1 केजी दाल मिलेगा। ये स्कीम थी। और ये स्कीम नवंबर 30 को ख़त्म हो गया। तो ये फिर से ये कहना है कि इसको दोबारा रिवाइज़ किया जाए, इस स्कीम को जो है कंटिन्यू किया जाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या इसलिए रहे हैं? मैंने आपको बताया था पहले, जब फार्मर प्रोटेस्ट की जब बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि दिक्कत क्या हो रही है। एमएसपी पे खरीद तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अनाज, धान और गेहूँ है, वो खरीद रहे हैं। कौन खरीदता है? एफसीआई, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है। लेकिन वो जाता कहाँ है? वो जाता वहाँ पे है, जाता है और गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करती है फ्री राशन देने में और पीडीएस सिस्टम के लिए। और उसके अलावा बचा हुआ स्टॉक हो जाता है। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आज की डेट में 700 लाख टन, 700 लाख टन सितंबर तक जमा था। उसको ये फ्री राशन में बांट के, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में और पीडीएस में बांटा। उसके बाद अब जाके 307 लाख टन है उसमें, उसके बावजूद भी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इतना अनाज, जो ये कमेटी है, कमेटी का ये कहना था कि इतना अनाज एफसीआई के गोडाउन में पड़ा हुआ है और उसको चूहे, यानी कि रोडेंट्स, चूहे उसको खा रहे हैं, ख़राब हो रहा है वो। तो उस अनाज को वेस्ट करने से अच्छा है कि गरीबों में दिया जाए, इस टाइम पे उनको आवश्यकता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही है। यू जस्ट सी कि कैसे कनेक्ट हो रही है। अब हम फार्मर प्रोटेस्ट में बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जितना भी धान गेहूँ आता है उसको स्टोर कर लिया जाता है जितना, और उसको पीडीएस में बांटा जाता है। तो ये इसी जो फूड ग्रेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब किसके लिए? गरीबों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब कैसे जाएगा? अब ये सब क्या है? अब मान लीजिए कि अगर आप लीजिए कि ये 700 लाख टन जो बचा हुआ था, तो अब मल्टीप्लाई कर दो आप 700 लाख टन को, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 के हिसाब से, मतलब 2000 का एमएसपी है, उसी के हिसाब से यू कैन कैलकुलेट ये सभी एमएसपी पे ख़रीदा हुआ वो है, राशन है। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कितना पैसा सरकार का एफसीआई के गोडाउन में वो चूहों के हवाले है, उस पैसे का कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एमएसपी का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ख़रीदने के बाद में जितना जा रहा है बाहर, वो जा रहा है, लोगों तक जा रहा है पीडीएस के थ्रू, गरीब कल्याण योजना के थ्रू, बाकी जो है एफसीआई में स्टोर होना पड़ रहा है। बट उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जो स्टॉक हुआ था, वो स्टॉक की वजह से ही हम आज की डेट में, जब कोरोना जैसे टाइम पे, कई गरीबों की हेल्प कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प कर पा रही है। कैसे हेल्प कर पा रही है? बिकॉज गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको आप 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग जो खर्चा किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो खर्चा करती है इलेक्शन के दौरान पे। तो इलेक्शन के दौरान पे इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है कि 75 डेज ऑफ पोल्स ख़त्म हो जाने के बाद अपना ब्यौरा देना पड़ता है। नाउ एक इसमें क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शंस पे जो खर्चा है, इलेक्शन पे जो एक्सपेंडिचर है, उसको लेके क्या गाइडलाइंस हैं? क्या कोई आर्टिकल है, क्या कोई कानून है? और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है तो उसके तहत क्या प्रावधान है?
क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो आप लिखेंगे कमेंट्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही है क्वेश्चन इस पे कि एक्सपेंडिचर इन इलेक्शंस, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस के साथ साथ में क्या क्या इश्यूज़ है इसको लेके। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आपको मालूम होगा, आपको ये मालूम होगा कि कितना परसेंट आप एनोनिमसली ले सकते हैं, कितना पैसा, इन सभी चीज़ों को आप आंसर्स में लिखेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की आप बात करेंगे, और आप बात करोगे इलेक्ट्रल ये डोनेशन की बात करोगे, इलेक्शन डोनेशन की आप बात करिए, एंड फिर डन मनी लॉन्ड्रिंग की आप इसमें बात करिए। फिर इसमें जो कानून है अभी एग्जिस्टिंग, उसके जो सेक्शंस हैं उनको आप कोट करिए। सुप्रीम कोर्ट के जो अगर या ईसीआई के जो गाइडलाइंस हैं उनको आप कोट करके 250 वर्ड्स में इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर आप लिखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये पीएसएलवी एंड इसरो, ये मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ आपको। मैंने पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ इसरो, कल पूछा था कि ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है। एंड देन आई हैव ऑलरेडी आस्क यू, कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट के बारे में मैंने पूछा था कि ऑर्बिट्स जो है कहाँ कैसे हैं, वो पूरा सीरीज़ बनाने के लिए मैंने बोला था कि कौन से ऑर्बिट में क्या है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो लिखिए। एंड स्पेक्ट्रम ऑल्सो आई हैड आस्क यू वन डे कि क्या क्या स्पेक्ट्रम है, कैसे स्पेक्ट्रम के बारे में ही पूछा था जब हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम एलोकेशन की, तो वो भी आंसर्स अभी देना बाकी है, तो उसको आप पढ़िए कि कौन सा स्पेक्ट्रम किस चीज़ के लिए बना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये एक है, इसको याद रहे, द फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम पिक्सल इंडिया नेम्ड आनंद विल बी लॉन्च ऑन बोर्ड द PSLV C51। ये याद रहे। और देयर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी रेगुलर आता है उसके आसपास की सारी चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए। तो आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो आप करिए, एंड ऑर्बिट से रिलेटेड कि कौन से ऑर्बिट्स में प्लेस किया गया है इस सैटेलाइट को, और बाकी कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये आप यू मस्ट राइट इन कमेंट्स। दिस इज़ द थिंग कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना में वायरस का ओरिजिन हुआ था, इसको प्रोब करने के लिए दे आर रेडी नाउ। WHO दे हैव फॉर्म अ टीम, एंड देन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो कोरोना वायरस है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। ओके, दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, अफगानिस्तान से है ये, अफगानिस्तान तालिबान पीस प्रोसेस से रिलेटेड है ये। और यहाँ पे जो अमेरिकन जनरल्स हैं वो लोग तालिबान अफ़गानिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनसे मिले हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अफ़गानिस्तान तालिबान के बीच में दोहा कतर में पीस प्रोसेस चल रहा है, एंड जब अमेरिकन फोर्सेस है अफ़गानिस्तान से वो निकल जाएंगी, और उसके निकलने के बाद में इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट तालिबान या ISIS या अलकायदा जैसे जो टेररिस्ट है उनका कश्मीर में इस्तेमाल करने का एक डेंजर है, इसीलिए इंडिया का इसमें इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान और काबुल में जो है शांति बनी रहे। बार बार मैं बता रहा हूँ, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है या जनरल स्टडीज़ में भी, दिस थिंग वी कैन एक्सपेक्ट वेरी इजली। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे एक टर्म है, मैं आपसे बोलूँगा कि NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज़ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन आप टेक्निकल डेफिनेशन यू मस्ट राइट कि व्हाट इज़ NPA, नेशनल ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, ये आपको बताना है इसमें। ओके, नाउ एक यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे है इकरा, जो इन्होंने कहा है कि GDP जो है 7.8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट GDP बिकॉज हमें मालूम है कि कई आंकड़े आ चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने भी बताया था कि कितना कि इसी रेंज में इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ओवरऑल ईयर में। एंड ये चीज़, नाउ माय क्वेश्चन इज, आई हैव टू क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है मेरे, कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इनमें क्या है, क्या डिफरेंस है, दैट इज़ वन पार्ट। व्हाट इज़ इकरा, इकरा क्या है, दैट यू हैव टू टेल मी, इकरा क्या है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं GDP में,
ध्यान दें, टॉप 10 कंट्रीज जीडीपी में वो कौन सी हैं, वो आप लिखिए कमेंट्स में। एक नॉर्मल जीडीपी और एक परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी, दो टाइप का कंपैरिजन, दो टाइप की लिस्ट आपको बतानी है। एक टोटल वैल्यू जो है जीडीपी के हिसाब से, उसके हिसाब से, और एक परचेसिंग पावर पीपीपी जिसे बोलते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कौन सी इकोनॉमी कहाँ पे है वर्ल्ड में, अमेरिका कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये आप बनाएंगे दो लिस्ट। और जब बनाएंगे तो वो स्टडी आप कर लेंगे, 5 ट्रिलियन किसकी है, अमेरिका की कितनी ट्रिलियन है, भारत की 3 ट्रिलियन है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से, जो ये एक टास्क दिया मैंने, इकोनॉमिक्स का मेजर टास्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आज का हमारा टास्क इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इकरा वगैरह क्या है तो आप लिखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जीडीपी के हिसाब से कंट्रीज़ का जो कंपैरिजन है, टॉप 10 कंट्रीज़ वो आप लिखेंगे, एक नॉर्मल जीडीपी का टोटल वैल्यू का, और दूसरा परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो लिस्ट है, इन दोनों को आप बनाएंगे। So that's all for today's current affairs, news analysis and world affairs. And जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि अपडेट आपको मिलते रहे। एंड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उसका आंसर्स आप ज़रूर करेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, यू मस्ट आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, गुड बाय।